गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर फॉर्म नंबर्स का चैप्टर है। नाम क्या है? रजिस्टर। तो रजिस्टर का फॉर्म नंबर, रिटर्न, रिटर्न का फॉर्म नंबर। ठीक है, रजिस्टर एंड रिटर्न। चालू करते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, मैंने रजिस्टर और रिटर्न का मतलब लिखा है बोर्ड पे, रीड नहीं, मन में रीड। ओके, इस चैप्टर में जो फॉर्म नंबर आएंगे वो MGT 1 to 8 के रेंज में होंगे। MGT 1 to 8 के। इस चैप्टर में 4 मेजर सेक्शन है। सारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? नंबर बोलो। तुम मेरे को एनुअल रिटर्न का नंबर बताओ बिना देखे। 92। रजिस्टर ऑफ मेंबर का नंबर बोलो। SBO का नंबर बताना। SBO का फुल फॉर्म? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ग्रेट। ये मैं आ गया सेक्शन नंबर 88 पर। ओके, तो बाद में अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा क्योंकि ये चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो फैक्ट्स को याद करना है अपने को। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब देना। तुमको दिख रहा है बोर्ड पे ना? मैं रीड नहीं करा रहा हूँ, तुम तो देख ही पा रहे हो ना, तो देख के बोल देना मेरे को। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट मेंटेन करता हूँ तुम लोग का। मेरे पास एक्सेल शीट में तुम लोगों का एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उनमें डेट वेट वो सब जो भी है, जो मेरे काम का इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर है, वो मैं उसमें रिकॉर्ड करता हूँ। वैसे हर कंपनी के पास रजिस्टर मेंबर होना चाहिए। मेंबर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, तभी तो नोटिस वोटिस दे पाएंगे ना, वरना कैसे देंगे? तो हर कंपनी को रजिस्टर मेंबर मेंटेन करना चाहिए। रजिस्टर मेंबर का फॉर्म नंबर बोलो। MGT 1। रजिस्टर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो मेंबर ही होता है। MGT 1। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर। लिस्टेड कंपनी अपना रजिस्टर मेंबर खुद मेंटेन करेगी कि NSDL करेगा? उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ BO, बेनिफिशियल ओनर। दिख रहा है? तो सब लिखा हुआ कि मेरे को लाइन बाय लाइन दिखाना है। लिखा हुआ दिख रहा है तो अपने को? ठीक है, ओके सर। अगर आपकी कंपनी में 50 या उससे ज्यादा मेंबर्स है तो आपको रजिस्टर भी रखना है और इंडेक्स भी रखना है। रजिस्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, इंडेक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। अगर मेरी कंपनी में टोटल मेंबर्स 1 से लेके 49 तक हैं तब सिर्फ रजिस्टर। अगर मेरे कंपनी में मेंबर्स 50, 51, 52 ऐसे है तो रजिस्टर भी और इंडेक्स भी। सही है ना? ये बोर्ड पे दिख रहा है ना तुम लोगों को सब? ये हरा डब्बा पढ़ो तो। ठीक है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, तुम्हें पता नहीं चलता होगा पर मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। कोई भी क्लास जो मैं लेता हूँ, नॉर्मल क्लास तो है ही, रिवीजन क्लास जो मैं लेता हूँ, मेरे को उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुमको लगता होगा कि अरे इसको तो सब याद होगा, ये तो आया ऐसे बोल दिया, इसके लिए क्या? नहीं, मेरे को भी पूरा क्लास के पहले पूरा पढ़ के याद करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, तब मैं आके बोलता हूँ। तो भूलना हम सबके ऊपर एप्लीकेबल है। I forget, you forget, everyone forgets, and we have to revise again and again and again. Never think कि हार्ड वर्क सिर्फ तुम कर रहे हो, एवरीबडी इज डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, क्योंकि भाई ये याद परमानेंटली किसी की खोपड़ी में रह नहीं सकता। इफ आई हैव टू कम एंड टीच एंड रिवाइज विद परफेक्शन देन आई मस्ट हैव परफेक्ट नॉलेज। 80% नॉलेज से तो काम नहीं चलेगा ना। तो मैं भी पढ़ता हूँ तो तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये कभी अपने मन में डर आने मत देना, हाय राम मैं भूल गया, भूल गया तो भूल गया, सब भूलते हैं। रिवाइज करो फिर याद आ जाएगा। परमानेंट याद किसी को नहीं हो सकता, तो अपने को तो बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज से क्या होता है? विथ एवरी सक्सेसिव रिविजन द टाइम टेकन बाय यू टू रिवाइज कम्स डाउन 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 डाउन, बट इट्स नेवर गोइंग टू बिकम 0। ओके, 10 साल पढ़ाने के बाद वो 0 नहीं हो सकता। वो कुछ भाई करना तो पड़ेगा ही, चाहे कम कर लेंगे। मेरे को सपोज 1 घंटा लगेगा, तुमको मान लो 6 घंटा लगेगा, पर लगेगा 1 घंटा, वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है,
तो रिवीजन वगैरह में मतलब तुम जब रिवाइज करने बैठो तो तुमको अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल या आउटपुट लेवल से ज़्यादा तेज दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तो स्पीडली किताब पलटनी है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फैक्ट 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 आ रहे हैं, याद करने पड़ेगा। ब्रेन थक रहा है पर थकने देना नहीं है, वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो देखो मरने का जब टाइम आएगा तो एक बार तो मरना पड़ेगा, वो होता है एग्जाम टाइम। मतलब तुम वो टाइम ऐसा है कि तुम कितना भी पढ़ो तुमको एक बार तो मरना पड़ेगा, मर के जी जाओगे पर एक बार मरना पड़ेगा। तो उस वक्त हार नहीं माननी है, उस वक्त एकदम पूरा थकना भी नहीं है, मतलब मशीन की तरह फैक्ट बाय फैक्ट एकदम याद करना है, ठीक है। और हो जाएगा, सारी दुनिया आज तक करता है, ये सब रैंक लाते लाए हैं, तो वो कोई ह्यूमन बीइंग ही तो थे, हम भी हैं, हम भी कर लेंगे, इसमें क्या है। तो डेटा याद करना पड़ेगा बॉस, डेटा देख के से घबराना नहीं कि हाय राम मैं डेटा कैसे याद रखूंगा इतना। ये देखो अभी क्या है मेरा, हाँ बोलो। देखो इसका ना कोई मतलब इसका क्वेश्चन है कि एक रिवीजन और 2 रिवीजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। इसका ना देखो ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट रिवीजन कितना अच्छा हुआ था। अगर मेरा फर्स्ट रिवीजन बहुत ही अच्छा हुआ है तो मैं सेकंड रिवीजन देर से भी कर सकता हूं, पर मेरा फर्स्ट रिवीजन अगर कच्चा पक्का है तो सेकंड वापस करना पड़ेगा। सेकंड रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं भूल गया हूं, मुझे ब्रश अप करना है। तो अगर फर्स्ट मेरा बहुत अच्छा गया तो मैं जल्दी से भूलूंगा नहीं, तो आई कैन कीप अ लॉन्ग गैप, ठीक है। तो दैट इज सब्जेक्टिव एंड दैट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। देर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जिसमें डेटा कम होता है तो वो आप लेट रिवाइज कर सकते हो, समझ रहे हो। और वो सब्जेक्ट जिनमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा डेटा किस में होता है रट्टा मारने के लिए? टैक्स, सबसे ज़्यादा डेटा होता है, क्योंकि वो एक साथ 500 चीज़ खोपड़ी में रखना पड़ता है सम करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा रिविजन करना पड़ेगा। टैक्स के बाद 2 नंबर में मेरे ख्याल से आता है लॉ, ठीक है, नहीं फैक्ट्स के हिसाब से बात करना है, फैक्ट्स लॉ में ज़्यादा है, ठीक है। ऑडिट तो लैंग्वेज के हिसाब से अलग चीज़ हो गया, ऑडिट में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, वो है चक्कर है, ठीक है। तो वो वेरी करता है, ओके, नॉट कॉन्स्टेंट। 3 नंबर क्या है? फॉरेन। मेरा क्वेश्चन है तुम सबसे, हमारे कंपनी के ना कुछ शेयर होल्डर्स फॉरेनर्स भी हैं, तो लंदन में भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं। फॉरेन मेंबर्स का रजिस्टर का नंबर क्या होता है? एमजीडी? हाँ सेम होता है सर, उनका भी एमजीडी 1 ही होता है। अच्छा मान लो हम अपने फॉरेन मेंबर्स का रजिस्टर लंदन में रख रहे हैं, तो लंदन वाला एड्रेस आरओसी को बताना पड़ेगा ना। आरओसी को एड्रेस बताने के लिए फॉर्म नंबर कौन सा है? एमजीडी 3। आर वी ओके विद दिस? ठीक है, नीचे आओ। पेनल्टी, अब ये रूल्स है, ये भी एक बार अपने को पता होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर आप सारा डिटेल्स मेंटेन करोगे। क्या कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में सारे मेंबर्स का बर्थडे लिखेगा कि नहीं लिखेगा? सिर्फ माइनर का कोई बोला, एकदम सही जवाब। सारे मेंबर्स का बर्थडे से हमको मतलब नहीं है, हमको किसका बर्थडे चाहिए? माइनर का बर्थडे चाहिए। अच्छा माइनर के बाजू में उसके गार्जियन का नाम लिखेंगे। अच्छा अगर किसी मेंबर ने अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा तो नॉमिनी का नाम लिखेंगे। अच्छा मेंबर कब मेंबर बना था और मेंबर कब सेसेशन हो गया, मतलब हट गया मेंबरशिप से, ये लिखेंगे। अच्छा अगर ये गारंटी कंपनी तो अमाउंट ऑफ गारंटी लिखेंगे। अगर ये पार्टली पेड शेयर है तो पार्टली पेड कॉल अमाउंट लिखेंगे, ये सब तो रहना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है, क्या है, तो सिन नंबर लिखेंगे। अगर इंसान शेयर होल्डर है तो आधार नंबर लिखेंगे, आधार नंबर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। अच्छा हमारे मेंबर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मुझे जब नोटिस भेजिएगा तो प्लीज इस वाले कोरियर से भेजेगा, तो ये इंस्ट्रक्शन भी लिख के रखेंगे, हाइलाइटर पढ़ो हरा रंग, ओके। ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, मान लीजिए रजिस्टर ऑफ मेंबर है, इसमें एंट्री कब हो जाना चाहिए? विद इन 7 days ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। इधर ये हाथ का पढ़ो, एंट्री इन द रजिस्टर विद इन 7 days ऑफ पासिंग बीआर फॉर अलॉटमेंट और फॉर ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा हमारा मेंबर मर खप गया, बैंकरप्ट हो गया, तो उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, कब तक करेंगे? वो टाइम लिमिट लिखा हुआ नहीं है। प्रमोटर्स बड़े शेयर होल्डर्स, उनके पास कंपनी का जो शेयर है उन्होंने कहीं गिरवी रखा है, तो ये बात वो लोग रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं? कब तक रिकॉर्ड करेंगे? 7 दिन या 15 दिन? 15 दिन की 7 दिन, वेरी गुड। फॉरेन रजिस्टर, अगर कंपनी अपने लंदन वाले शेयर होल्डर्स का रजिस्टर लंदन में रख रही है तो उसमें जो जो एंट्री होगा 15 दिन के अंदर हेड ऑफिस में वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, और हेड ऑफिस भी एक कॉपी ऑफ द रजिस्टर मेंटेन करेगा, ठीक है। ये जो भी रजिस्टर है इसको somebody will sign and verify, who? सर CS या फिर डायरेक्टर, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ये एग्जांपल में सुन लो,
माइनर के गार्जियन का नाम लिखा जाएगा कि नहीं? बाप का नाम है जोई, बेटी का नाम है मिला, बेटी बच्ची 4 साल की है तो बच्ची के नाम पे शेयर्स लिखा है। तो तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि रजिस्टर में क्या करें, सीधा है मेंबर की जगह लिखोगे मिला और उसके गार्जियन का नाम है जोई लिख दोगे। बाप का नाम जरूर बगल में लिखना और बच्ची का डेट ऑफ बर्थ भी लिखना। वो इसमें लिखा हुआ नहीं आंसर, पर वो भी तो आंसर है, डेट ऑफ बर्थ भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, जॉइंट शेयर होल्डर्स है। पतिदेव तनेजा चाहते हैं कि कंपनी रजिस्टर मेंबर में सिर्फ पत्नी जी का नाम लिखे, मिसेस तनेजा। आप कंपनी के सीएस हो, क्या बोलोगे? सर ये नहीं होगा, दोनों का नाम लिखेंगे, पर आप बोलोगे तो पत्नी का नाम ऊपर लिख देंगे। तो ऊपर जिसका नाम होता है उसी की चलती है, वो सीनियर मेंबर कहलाता है। वो जो वोट बोलेगा डिविडेंड सब उसी को मिलेगा। फिर बोला ठीक है, ओके है। 89 बगल में क्या लिखा है? ओ माँ, मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ठीक है। आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, मतलब अभी भी जॉइंट फैमिली और पहले भी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली इन द सेंस कि अभी तो मैं मेरी वाइफ, विकास मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, पापा मम्मी हम लोग साथ रहते हैं। और जब हम लोग मैरिड नहीं थे, मतलब बैचलर थे, तभी भी हमारा जॉइंट फैमिली था। हमारे ताऊ जी भी हमारे साथ रहते थे, ताऊ जी ताईमा, और ताऊ जी की एक ही बेटी है, मेरी बड़ी दीदी है मीनू दीदी, ठीक है। तो आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे क्या होता है, उतना एक प्रॉक्सिमिटी रहता है, क्लोजनेस रहता ही है। तो सपोज मान लो कि ताऊ जी के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आई विल गिव इनकम, मतलब मैं भी उनको कुछ ना कुछ तो पैसा दूंगा ना, उनका टेक केयर करूंगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक काम करते हैं, मेरे पास शेयर्स है जिससे मुझे 1 साल में 5 लाख रुपए डिविडेंड मिलता है। तो मैं बोलता हूँ शेयर्स तो मैं अपने पास ही रखूंगा, पर मैं कंपनी को बोला कि सुनो जी, इस शेयर पे जो बेनिफिट है, मतलब डिविडेंड है, वो मुझको ना देना, उनको दे देना। देन वो क्या कहलाएंगे उधर, वो क्या कहलाएंगे, मैं क्या कहलाऊंगा? आई विल बी कॉल्ड एंड माई अंकल विल बी कॉल्ड, ठीक है। सेक्शन नंबर बोलो। 89 में ट्रांसफर ऑफ शेयर हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट हो रहा है? अच्छा, आई कैन ट्रांसफर एनी और ऑल बेनिफिट, हाँ, एनी और ऑल, डिविडेंड, राइट शेयर, बोनस शेयर, तुम्हारा क्या नाम है, वोटिंग पावर, आई कैन ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू हिम, ओके। ये ठीक है कि नहीं है? इसमें जब मैं उनको अपना बेनिफिट असाइन करता हूं तो प्रोसीजर क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा बदमाशी है। मैं कंपनी को क्या दूंगा? मैंने सपोज, सुनो एक बार, ब्लू कलर पढ़ो, ब्लू कलर। मैंने अपना बेनिफिट्स उनको असाइन किया, इसके लिए मैंने एक असाइनमेंट डीड साइन किया। तो मेरे और मेरे ताऊजी के बीच में असाइनमेंट डीड साइन हो गया है। तो जब हमारे बीच में ये असाइनमेंट हो गया, वहाँ से 30 दिन के अंदर मैं कंपनी को MGT 4 दूंगा और वो भी कंपनी को MGT 5 देंगे। अब मैं बोला ये बकवास है, अरे एक जन दे दिया काफ़ी नहीं है क्या? दोनों का जरूरत क्या है? पर लॉ बोलता है तो बहस नहीं करना, दोनों जन फॉर्म देंगे MGT 4 MGT 5। अगर मेरे ताऊजी ने MGT 5 जमा नहीं किया तो फिर वो कंपनी से बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम लोग कंपनी को MGT 4 5 दे दिए, हम लोग दोनों का 30-30 अलग है कि वो सेम 30 में ही है? वो सेम 30 में ही है। अब कंपनी नेक्स्ट 30 में क्या करेगा? कंपनी को जैसे दोनों फॉर्म मिल गए, कंपनी नेक्स्ट 30 में क्या करेगा? ROC को बताएगा, फॉर्म नंबर MGT 6, 4 5 के बाद 6, और संग संग कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरे नाम के बगल में उनका नाम डालेगा कि नहीं? बेनिफिशियल मेंबर। कोई दिक्कत है किसी को? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने कंपनी को बोला कि डिविडेंड तो मेरे इनको दे दो, ताऊजी को, ठीक है, और मेरे मरने के बाद मेरा शेयर्स मेरी डॉटर्स के पास जाएगा, ठीक है, जो मेरी ट्विन बेबीज है उनके नाम पे चला जाएगा। कंपनी मेरे को बोलता है भाई एक ही का नाम लिख सकते हैं, या तो तुम्हारे ताऊजी का या बेबीज का। मैं बोला क्या बकवास है, दोनों का क्यों नहीं लिख सकते? तुम लोग गलत बोल रहे हो। कंपनी बोलती नहीं, एक ही का लिख सकते हैं। तुम बताओ मेरे को, कंपनी सही है कि मैं सही हूँ? बोलो क्यों सही है? 1 इज नहीं, 56 गलत बोला भाई। 72 पावर टू नॉमिनेट, नॉमिनी 72 बोलेगा। ताऊजी हैं बेनिफिशियल शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 89, और जो मेरे बच्चे हैं वो नॉमिनी है अंडर सेक्शन 72। शेयर कैपिटल चैप्टर का आखिरी 71 डिवेंचर, उसके बाद एक नन्ना सा सेक्शन था 72 कि आप किसी को नॉमिनी बना सकते हो अपना। तो ये तो मैंने नॉमिनी बना दिया ना अपने बच्चे को। तो नॉमिनी का सेक्शन 72 होता है ना, 72। मर थोड़ा गया यार मैं, जो 56 लगवा रहा है अभी से। अभी मैं जिंदा हूँ,
मैंने सिर्फ नॉमिनी अपॉइंट किया है तो 72 लगेगा, 56 नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोनों का नाम लिखा जाएगा यार, बेनिफिशियल शेयर होल्डर एंड नॉमिनी। आर वी ओके? एंड मेरे केस में तो एक और एक्स्ट्रा जगह, सिंस द नॉमिनी आर माइनर्स तो देयर विल बी अ गार्जियन ऑल्सो फॉर देम एडल्ट पर्सन, वो कोई और हो सकता है ना। ये डन है अपना 89 का एक बेस क्लियर अपने को। यहां से तो इजी है, ये स्टार है, याद करो, मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल याद करो। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? द राइट टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द राइट्स, या फिर द राइट टू रिसीव डिविडेंड। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एमजीडी 4 देगा 30 दिन में, बेनिफिशियल शेयर होल्डर एमजीडी 5 देगा 30 दिन के अंदर, सेम 30 दिन के अंदर। नहीं देगा तो बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएगा। फिर अगर मान लो मैं कभी भी अपने अंकल को जो मैंने बेनिफिट दिया उसमें मैं कुछ चेंज वेंज करना चाहता हूं तो फिर से हम दोनों को एमजीडी 4 और 5 जमा करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। हम दोनों अगर फॉर्म नहीं जमा करेंगे तो हम पे पेनल्टी कितनी है? इतनी। अब आरओसी को भी तो सॉरी कंपनी को भी तो आरओसी के पास एमजीडी 6 जमा करना पड़ता है नेक्स्ट। कंपनी जमा नहीं करेगा तो कंपनी पेनल्टी कितना है? इतना है। तो अलग अलग पेनल्टी के बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ 8 नंबर में क्या लिखा है? गोला। देखो कंपनी डिविडेंड तो पे करेगा ही, चाहे अंकल को करे चाहे मुझे करे। अगर हमने फॉर्म सारा जमा कर दिया तो अंकल, नहीं किया तो मुझको, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 89 किस पे अप्लाई नहीं होता? नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी पे, उन पे अप्लाई नहीं होता। एंड नंबर 2 और गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है क्या? ऐसे जरूरत नहीं, पर पूछ रहा हूँ ऐसे। सर गवर्नमेंट कंपनी का मालिक कौन है? गवर्नमेंट। टेक्निकली शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बट ऑल द बेनिफिट गोज टू गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट कंपनी डिविडेंड देगी वो राष्ट्रपति खुद ले जाएंगे कि सरकारी खजाने में जमा होगा? तो क्या राष्ट्रपति को भी एमजीडी 4 दे के बताना है क्या कि मैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हूँ, बेनिफिट सरकार के पास है? सर वो मालूम है, तो उनमें पता होता है कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर अलग है, बेनिफिशियल अलग है, तो वहाँ उनको एमजीडी 4-5 की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड है। म्यूचुअल फंड सेम, म्यूचुअल फंड एएमसी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में तो यही होता है, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में जो भी बेनिफिट आएगा वो तो तुम लोगों को मिलेगा, इन्वेस्टर्स को। म्यूचुअल फंड का ये भाई और कौन है? वीसीएफ, ठीक है। आर वी ओके विद दिस? ये तो ब्लू वाला तो एग्जांपल है। 90 भयंकर लंबा सेक्शन है, पलटो 3.5 पेज का होगा। ओके है सर, बात करें 90 का मेन मकसद है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके पीछे का असली चेहरा कौन है? चेहरा मतलब मनुष्य कौन है? टू फाइंड आउट द ब्लू कलर, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एक और नाम है, बोलो। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, वेरी गुड, ठीक है। टू फाइंड द रियल फेस बिहाइंड द कंपनी। सर रियल फेस मतलब वो आदमी जो मालिक है, जो कम से कम 10%, हाथ का पढ़ो, जो कम से कम 10%, ग्रेटर देन 10%, क्या क्या? इक्विटी कैपिटल या फिर वोटिंग पावर या फिर डिविडेंड प्राप्त करता हो, उसको हम रियल मालिक मानते हैं। इस रियल मालिक को आप बोलते हो सोबो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, SBO। अब मैंने क्या लिखा है? इतना बड़ा करके लिखा मैंने कॉपी, क्यों? क्योंकि मैं बोला था कि ये सेक्शन अति बड़ा है, इसको यहाँ से करोगे फट जाओगे। मेरे उसमें जाना, मैंने 2-3 पेज का वो बना रखा होगा, उससे एकदम आराम से होगा, स्मूथली, फिर इसमें आ जाना। तो श्री टीकाराम डायरेक्टली, ये याद करना है अपने को ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ रिलेटिव, ट्रस्ट, हुफ, फर्म, कॉर्पोरेट या फिर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके द्वारा होल्ड्स ग्रेटर देन 10% कैपिटल, वोटिंग पावर, डिविडेंड या फिर एक्सरसाइजेस कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द कंपनी। तो ऐसे मनुष्य को हम क्या बोलेंगे? SBO, ठीक है। भयंकर इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके अंदर 4 फॉर्म नंबर आते हैं, बेन 1 2 3 4। बेनिफिट से आया वर्ड बेन 1 2 3 4, ठीक है। हर वो व्यक्ति जो SBO है उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही वो SBO बना,
जैसे मान लो मेरा इस कंपनी में पहले 9% स्टेक था, मैंने 2% और खरीद लिया, अभी कितना हो गया 11, तो मैं बन गया एसबीओ। तो मेरी ड्यूटी जैसे मैं एसबीओ बना, 30 दिन के मैं अंदर कंपनी के पास एक फॉर्म जमा करूंगा बेन, और बता दूंगा कि मैं तेरा एसबीओ, ठीक है। फिर कंपनी किसको बताएगा, आरओसी को। कंपनी विल फाइल अ रिटर्न विद आरओसी फॉर्म नंबर बेन 2। संग संग कंपनी विल कीप अ रजिस्टर ऑफ एसबीओ इन बेन 3। फिर कंपनी की भी ड्यूटी कि वो अपने सारे एसबीओस को ढूंढ ढूंढ के निकाले, तो कंपनी विल सेंड नोटिस, ये एरो ऐसे घुस रहा है देखो, कंपनी विल सेंड नोटिस इन फॉर्म नंबर बेन 4 टू दीज पीपल टू आइडेंटिफाई द एसबीओ। हु आर दीज पीपल, नंबर 1 एसबीओ, कि भाई तुमको बेन 1 जमा करना चाहिए, तुम हमारा एसबीओ, तुम बेन 1 जमा करो। नंबर 2 पर्सन हु नोज अबाउट द एसबीओ, जो खुद एसबीओ नहीं पर जानते कि हमारा एसबीओ कौन है, तो बताओ हमारा एसबीओ कौन है, बोलवाओ। नंबर 3 पर्सन हु हैज बीन एसबीओ इन द लास्ट 3 इयर्स। तो उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो फिर कंपनी के पास बेन 1 जमा करके डिक्लेयर करें कि मैं तेरा एसबीओ, ठीक है। अगर उन्होंने 30 दिन में कंपनी को रिप्लाई नहीं किया तो अगले 15 दिन में कंपनी ने उनको नोटिस भेजा बेन 4 का, और बोला 30 दिन में जवाब दो। 30 दिन बीत गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो कंपनी अगले 15 दिन में किसके पास जाएगा, आरओसी, आरडी या एनसीएलटी। दिख रहा है डायग्राम, हाँ। एनसीएलटी हेयरिंग वगैरह के बाद 60 दिन में क्या ऑर्डर पास करेगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है सबको, उधर पढ़ो क्या लिखा है, आफ्टर हियरिंग एंड ऑल दैट एनसीएलटी कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा, 60 दिन में एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर टू फ्रीज द शेयर्स एंड टू फ्रीज द बेनिफिट्स। अभी भी 1 साल का मौका है, सुधर जाओ। 1 साल बाद भी अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर द शेयर्स एंड ऑल विल बी ट्रांसफर टू, अब तो आईईपीएफ पता है ना, मेरे को आईईपीएफ का फुल फॉर्म बोलो, सेक्शन नंबर बोलो, 125 डिविडेंड चैप्टर में आता है, डन है। 92 तो अलग है। अब यहाँ पे आओगे इजी लगेगा, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल जो 10% होल्ड करता है वो कंपनी को बेन 1 देके डिक्लेयर करेगा कि वो एसबीओ है, ठीक है। एसबीओ का मतलब जो कम से कम ग्रेटर देन 10% शेयर, वोटिंग पावर या डिविडेंड राइट्स होल्ड करे, या फिर जो कंपनी में कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे। ये सेक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे अप्लाई नहीं करता, बिकॉज उनके यहाँ ये सब कच्चा पक्का नहीं होता, मुंह पे दिखता है सब कुछ, तो उन पे अप्लाई नहीं करेगा। हाथ का लिखाओ पढ़ो। आई एम टेलिंग यू, इस ब्राउन डब्बे के अंदर 6 पॉइंट्स होगा, पलट के देखो एक बार। मिला? एक बार गो थ्रू। इन लोगों पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए ये 90 वाला जो एसबीओ का सेक्शन है ये किस पर अप्लाई नहीं करता, किस पर नहीं करता? आईपीएफ अथॉरिटी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का तो मालूम है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी इज द रियल फेस बिहाइंड द सब्सिडरी कंपनी। गवर्नमेंट्स पे अप्लाई नहीं करता, बिकॉज गवर्नमेंट्स के शेयर भले ही प्रेसिडेंट गवर्नर के नाम पे, पर सबको मालूम है किसका है, गवर्नमेंट का, ठीक है। इनफैक्ट लॉ पढ़ने के पहले तुम जानते भी थे क्या कि गवर्नमेंट कंपनी का शेयर प्रेसिडेंट के नाम पे होता है? नहीं, तुमको तो यही मालूम था कि गवर्नमेंट के पास होता है, तो उन पे ये सब अप्लाई नहीं करता। 4 नंबर, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। 5 नंबर, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का नाम पढ़ो, एमएफ, रेट्स, देख के बोलो यार, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनवाइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, वीसीएफ, मिल गया ना, एआईएफ। फिर वो वाले इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जो आरबीआई, इरडा या पीएफआरडी के पास रजिस्टर्ड है। सर कौन? एक बात बताओ, आरबीआई के पास कौन सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स रजिस्टर्ड होगा? ये जो येलो कलर में आपको नाम दिख रहे हैं ना सर, ये सब के सब क्यूआईबी हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, भयंकर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लोग। सही तो ठीक है।
अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जैसे हाँ समझा। तुम 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रही हो, 89 नंबर सेक्शन, जहां मैंने अपना बेनिफिट्स किसी व्यक्ति को दिया। हाँ क्या, अगर हम दोनों ने, मैंने और मेरे ताऊ जी ने MGD 45 जमा कर दिया, तब कंपनी रिकॉर्ड अपडेट कर लेगा, तब उनको मिलेगा। और अगर हमने फॉर्म जमा नहीं किया तो मुझको मिलेगा। डिस्प्यूट तो है नहीं कि उड़ा में डाल देगा। ऊडा में कब डालते हैं, जब शेयर ट्रांसफर पेंडिंग हो। मैंने क्या अपना शेयर ट्रांसफर किया उनको, तो फिर सेक्शन 126 बोल रही हो तो 126 कि व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर इज पेंडिंग, आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू हिम, नो, तो 126 तो लगेगा नहीं। ठीक है, हो गया क्या ये देखो सवाल है यार, पढ़ आज। लिस्ट देम। अब तुम आंसर बोलो, 6 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट IPF अथॉरिटी, सेकंड पॉइंट होल्डिंग कंपनी, थर्ड पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, फोर्थ पॉइंट एंटिटी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, 5 नंबर इन्वेस्टमेंट फंड सच एज म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रेट्स एंड वाइट्स, फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स रजिस्टर्ड विथ RBI, IRDA, PF, RDA। एकदम सही है। रिवीजन का मकसद क्या था कि हम सवाल का जो जवाब है अभी के अभी दे सकते हैं 6 वही तो रिवाइज किया ना, रीड थोड़ा माना था। बेन 3 रिटर्न होता है कि रजिस्टर? रजिस्टर होता है। रिटर्न तो बेन 2 होता है। तो कंपनी शुड कीप अ रजिस्टर ऑफ SBO, एनी मेंबर कैन इंस्पेक्ट बाय पेइंग हाउ मच 50 रुपया। ठीक है, ये रजिस्टर कंपनी कम से कम दिन में कितने घंटे खोल के रखेगी फॉर इंस्पेक्शन? 2 घंटा। कंपनी ROC में रिटर्न जमा करेगी, रिटर्न का नंबर क्या? बेन 2। कंपनी की ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई द SBOs, तो कंपनी उसके लिए बेन 4 का नोटिस भेजती है ना 3 लोगों को, और उनको बोलती है कि आपको जैसे नोटिस मिले 30 दिन के अंदर आप लोग बेन 1 जमा करना। आप लोग जमा नहीं करोगे तो मैं अगले 15 दिन में NCLT में केस करूंगा। NCLT आपके शेयर्स और राइट्स को फ्रीज कर देगा। ठीक है, NCLT 60 दिन में ऑर्डर पास करता है और 1 साल का फिर भी वक्त रहता है। अगर 1 साल बीत गया फिर भी जवाब नहीं दे तो कहाँ पे डाल देगा? IPF फंड में। ठीक है, अगर किसी ने भी सेक्शन 90 का जानबूझकर वायलेशन किया है तो सजा 447। सेक्शन नंबर 91 ऊपर क्या लिखा है? पावर टू क्लोज। वाई डू वी क्लोज द रजिस्टर मेंबर? क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि अभी कोई बेचाबाची ट्रांसमिशन अलाउड नहीं है। जिसका इसमें नाम लिखा हो फाइनल है उसी को बेनिफिट देंगे। तो कंपनी साल भर में कई तरह के बेनिफिट्स देती है ना आप लोगों को, तो उस वक्त तो लिस्ट एक बार रोकना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ट्रांसफर होता रहेगा। तो कंपनी कैन क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर हाउ मेनी डेज एट अ टाइम? एट अ टाइम एक बार में कितना लंबा? 30 की 45? 30 डेज। साल भर में बार बार कर सकते हैं? पूरे साल में मिला के कितना दिन क्लोज कर सकते हैं? 45 डेज। जब भी रजिस्टर क्लोज करेंगे तो एडवांस में आप लोग को बताएंगे नहीं बताएंगे? कितना पहले बताएंगे? 7 दिन पहले। और कैसे बताएंगे? हल्ला, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, कंपनी वेबसाइट, एनी अदर नोटिफाइड वेबसाइट। ठीक है ना? हटा दूं? 92 बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी को हर साल ROC में एक फॉर्म जमा करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एनुअल रिटर्न। नंबर बोलो MGT 7। छोटी कंपनी छोटा रिटर्न, नाम क्या बोलो? MGT 7A, अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न। किसके लिए आया है? OPC एंड स्मॉल कंपनी। सो नाइस। देखो बगल में क्या लिखा है? ठीक है, बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। कंपनी एनुअल रिटर्न जमा करेगी। पहले तो एनुअल रिटर्न के अंदर कम से कम 6 कंटेंट याद करो। S, PP, MMM। S से शेयर होल्डिंग पैटर्न, P से
प्रिंसिपल एक्टिविटीज, पी से पनिशमेंट इम्पोज, फिर एम से 3 है मीटिंग, मैनेजमेंट, मैनेजरियल, रेमुनरेशन। ये एनुअल रिटर्न पे साइन कौन करेगा? डायरेक्टर एंड सीएस। जी हमारे कंपनी में सीएस नहीं है तो बाजार से लाओ, मतलब सीएस इन प्रैक्टिस, तो सीएस का साइन करना तो जरूरी है। लेकिन 3 प्रकार की कंपनियां हैं जिनमें सीएस का साइन ऑप्शनल है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी। ओपीसी, स्मॉल एंड स्टार्टअप, उनके लिए आंसर होता है डायरेक्टर और सीएस। तो सीएस तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टर साइन कर देगा, और बाकियों के लिए डायरेक्टर एंड सीएस। सर ये एनुअल रिटर्न आरओसी में कब तक जमा होता है? विदिन 60 डेज ऑफ, अगर हमारा एजीएम हुआ ही नहीं तो सर वॉट एवर इज द लास्ट ड्यू डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम अंडर सेक्शन 96, वहां से 60 डेज में जमा तो करना पड़ेगा। अच्छा क्लियर है ना? फास्ट तो नहीं है, याद हो रहा है? ठीक है सर, जो बड़ी कंपनियां होती है लिस्टेड 10-50, बड़ी कंपनियां मतलब या तो लिस्टेड कंपनी है, या फिर जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, या फिर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है, उनको प्रैक्टिसिंग सीएस से अलग से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एमजीटी 8, और वो भी साथ में जमा करना पड़ेगा। और इस साथ में कॉम्बो जमा करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है, एक ध्यान सुनना, एक प्राइवेट कंपनी है झंडू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल है 11 करोड़, पेड अप कितना है? 11 करोड़ है प्राइवेट कंपनी का। क्या इनको भी प्रैक्टिसिंग सीएस से कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? कितना लगता है हाँ, कितना ना? हाँ ना? क्या यहां पर मैंने लिखा है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी? तो मतलब कैसी भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 50 के ऊपर है तो उन पे अप्लाई करेगा। अगर ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे होता तो मैं यहाँ पे लिखता, नहीं लिखा, मतलब इट्स एप्लीकेबल ऑन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, क्लियर है ये सबको? हटा दें, बोर्ड पे ताको प्लीज, ये एबीसी पढ़ो। पढ़ा सबने? अब मुझे बताओ प्लीज, पॉइंट नंबर बी और सी में पब्लिक कंपनी लिखा है क्या? तो मतलब एनी कंपनी ना, प्राइवेट हो या पब्लिक। क्लियर है? एक्चुअली कई जगहों पे पब्लिक कंपनी रहता है और कई जगहों पे नहीं रहता है, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पे दोनों है, प्राइवेट पब्लिक, जिसका कैपिटल 10 या ऊपर या टर्नओवर 50 या ऊपर है। समझ गए क्या? ठीक है ना? पीछे आ जाओ। कंपनी अपने एनुअल रिटर्न में ये सब डिटेल्स देगा। द डिटेल्स विल बी एकदम लेटेस्ट ऑफ विच डेट? 31 मार्च की, आज का जमा करने का डेट 31 मार्च। देखो, द पर्टिकुलर्स एज दिस स्टूड एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब मैं जमा कर रहा हूं, सपोज आप एग्जांपल समझिए, मैं जमा कर रहा हूं 31 अक्टूबर को, एजीएम के बाद ही होता है ना, तो मैं 31 अक्टूबर को जमा कर रहा हूं, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो 31 अक्टूबर का है कि 31 मार्च का? 31 मार्च का है। ठीक है, ये 6 तो याद रखोगे, एस पी पी ट्रिपल एम। अच्छा, मैनेजरियल रेमुनरेशन, प्राइवेट कंपनी को एग्जामिशन है, प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स का अलग अलग रेमुनरेशन बताएगी कि एग्रीगेट? एग्रीगेट। इट विल बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड सीएस, और आपके सीएस नहीं है तो बाजार से लाओ, प्रैक्टिस सीएस। ठीक है, अबरिज छोटा रिटर्न किसके लिए आया? ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी के लिए। अच्छा, 3 प्रकार की कंपनियां हैं, 1 2 3 पढ़ो। उनके केस में डायरेक्टर और सीएस, सीएस है तो सीएस, नहीं तो रहने दो, ऑप्शनल है। ठीक है, ये क्लियर है? बड़ी कंपनियां लिस्टेड 10-50, इनको प्रैक्टिसिंग सीएस से एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एमजीटी 8, और साथ में लगा के जमा करना पड़ेगा। कंपनी अपना एनुअल रिटर्न अपने वेबसाइट में डाल देगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में उसका वेब लिंक दे देगा कि आप जाके देख लो। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग 60 दिन ऑफ एजीएम, इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड देन 60 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम वाज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड एज पर सेक्शन 96। पेनल्टी 10,000 रुपया प्लस 100 रुपया पर डे अप टू, और इंसानों पे 50,000। सीएस पे गलत लिखने के लिए 2 लाख। ठीक है,
92 ख़त्म, 93 सेक्शन सरकार ने हटा दिया है, तो अभी कौन है मेरे सामने? 94। क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ो। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स। आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स ऑन द प्लैनेट कि ओनली रजिस्टर रिटर्न्स ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर रजिस्टर्स के ऊपर क्या लिखा है? रजिस्टर अंडर सेक्शन 88 एंड रिटर्न अंडर सेक्शन 92। ठीक है, तो ये वाले आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं? हेड ऑफिस मतलब रजिस्टर ऑफिस, या फिर एनी अदर प्लेस इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, उस प्लेस में मोर देन इक्वल टू मोर देन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड करते हो एंड एसआर पास हुआ है, तो आप वहां पे भी रख सकते हो। मतलब यहां रखने के बजाय रजिस्टर ऑफिस के बदले वहां पे आप रख सकते हो, अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए तो। रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड फॉरेन रजिस्टर मेंबर कब तक प्रिजर्व करना है? परमानेंटली। डिबेंचर होल्डर्स और एनुअल रिटर्न कब तक रखना है? 8 साल। ये रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स इंस्पेक्ट, एक्सट्रैक्ट और कॉपी कौन कौन ले सकता है? अगर MDSB मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, ये लोग अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हैं फ्री, एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं फ्री, कॉपी लेना चाहते हैं 10 रुपये पर पेज। ठीक है। अदर व्यक्ति इंस्पेक्ट करना चाहता है 50 रुपया, एक्सट्रैक्ट लेना चाहता है अलग से नहीं, उस इंस्पेक्ट के साथ ही 50 रुपये के साथ फ्री है, एंड कॉपी 10 रुपया पर पेज। कंपनी का डायरेक्टर है, इस पे एकदम गंदा क्वेश्चन आया था ना, रंजीत कंपनी का डायरेक्टर है पर शेयर होल्डर नहीं, और उसको चेक करने का मन हो रहा है, तो हम लोगों ने 50 रुपये लेके आओ, क्योंकि तुम MDSB नहीं हो तो तुमसे 50 रुपये तुम लेंगे, और कॉपी चाहिए क्या तो 10 रुपये पर पेज भी लेंगे। ग्रेट, होना चाहिए सब। जो मेंबर या जो भी आदमी हमसे कॉपी मांगेगा हम लोग 10 रुपये पर पेज ले सकते हैं उससे, और कब तक दे देंगे कॉपी? 7 दिन के अंदर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में अमेंडमेंट है, कौन सा 4 डिटेल है अपने मेंबर के बारे में जो हम आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी शेयर? हरा डब्बा, एड्रेस, अगर वो इंसान है तो अरे नहीं, अगर इंसान है तो एड्रेस, अगर कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है तो रजिस्टर एड्रेस, सेकंड ईमेल एड्रेस, थर्ड आधार नंबर, 4 नंबर। अच्छा, तुम लोगों ने, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आज एक नई बात है, ये मैंने अपने बैच में कभी नहीं बताया, ऐसे चाहिए नहीं, बस एक जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। कैन आर्टिफिशियल पर्सन्स हैव आधार? यस, इट्स कॉल्ड उद्योग आधार। आर्टिफिशियल पर्सन्स कैन हैव आधार, इट्स कॉल्ड उद्योग, हिंदी में बोलते हैं उद्योग, सुने हो? उद्योग आधार। चार्टर्ड फर्म्स होती है ना, CA फर्म, तो CA फर्म अगर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है तो वो भी उद्योग आधार के लिए अप्लाई करता है, उसको मिल जाएगा उद्योग आधार। ठीक है, अब ये बात भूल जाओ तुम। ठीक है, वापस से इधर आओ। अरे आधार कितने डिजिट का होता है? 12, 16, 12। तो आपका जो आधार नंबर उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या? ये 4 हम इंस्पेक्शन में नहीं देंगे, अमेंडमेंट है। पेनल्टी, ठीक है। अच्छा, आखिरी सेक्शन 95, क्या लिखा है? ऑल द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वगैरह जो भी कंपनी मेंटेन करती है, इट्स अ प्राइमा फेशी एविडेंस। तो मतलब जो व्यक्ति विरोध करेगा कि झूठा है, उस व्यक्ति को ही बर्डन ऑफ प्रूफ है साबित करो कि झूठा कैसे है। ठीक है, थैंक यू।